हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक वंस अगेन ऑन माय यूट्यूब चैनल। मैं सलोनी फिर से आपका स्वागत करती हूँ मेरे एक नए यूट्यूब चैनल में। और आज हम लोग पढ़ाई करेंगे क्लास 7th का सेकंड चैप्टर न्यूट्रिशन इन एनिमल। ठीक है, इससे पहले जो भी स्टूडेंट मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए वो प्लीज़ फटाफट सब्सक्राइब कर दीजिए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो इसमें क्या होगा, इसमें हम लोग पढ़ेंगे न्यूट्रिशन के बारे में, जो कि एनिमल्स का न्यूट्रिशन है। एनिमल्स में हम इंसान भी आ जाते हैं। अब इस चैप्टर में हम लोग को दो वर्ड हमेशा मिलेंगे, पहला मिलेगा न्यूट्रिशन और दूसरा मिलेगा न्यूट्रिएंट, जो कि चैप्टर फर्स्ट में भी था। ये दोनों सगी बहनें हैं। कैसे हैं भैया? जो हम लोग खाना खाते हैं उसके अंदर कंपोनेंट ऑफ फूड होता है। कंपोनेंट ऑफ फूड क्या हुआ, यानी क्या होता है, यानी कि भोजन के तत्व। तो भोजन के तत्व में कौन कौन से शामिल हैं? प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट्स, फैट्स, विटामिन्स एंड मिनरल्स। उसको ओवरऑल क्या कहते हैं? न्यूट्रिएंट। यानी कि जो हम 3 या 4 बार एक दिन में खाते हैं, हमारे प्लेट में न्यूट्रिएंट रहता है। तो अगर हम न्यूट्रिएंट खाएंगे तो हमको न्यूट्रिशन मिल जाएगा। न्यूट्रिएंट हमें क्यों चाहिए? ताकि बॉडी अच्छे से ग्रो करे। हमारे बॉडी में कोई अगर कट छट गया हो तो जल्दी से उसका रिपेयर हो जाए, हमारे बॉडी में एनर्जी मिले। कोई भी डिजीज़ अटैक हो तो हम उससे फाइट कर सकते हैं। जैसे आप नर्सरी में थे तो आप बहुत छोटे थे, अभी आप 7th क्लास में पहुँचे हो तो आप बहुत बड़े हो गए, आप में ग्रोथ आया। नर्सरी के बच्चे के हाथ पैर बहुत छोटे छोटे होते हैं। अब क्या होता है, धीरे धीरे वो बड़े होते हैं तो उनका बोन्स ग्रो करता है। ठीक है, बोन्स बड़े होते हैं ताकि वो जो बच्चे होते हैं वो देखते हो कोई छोटे होते हैं, नर्सरी में आप बहुत छोटे छोटे हो गए, अभी आप बड़े हो गए, आपकी हाइट में भी इंक्रीज़ हुआ होगा। ठीक है, ये कैसे होता है? क्योंकि वो ग्रो हो रहे हैं, आप में ग्रो होने की प्रक्रिया हो रही है। कैसे हो रही है? क्योंकि आप भोजन खा रहे हो। ठीक है, आप क्या कर रहे हो? आप सिर्फ भोजन खा रहे हो और अपना पढ़ाई लिखाई कर रहे हो, डेली का जो काम होता है आप वो कर रहे हो। ऐसा थोड़ी कि आपको हीरा मोती खा रहे हो, आप डेली भोजन खा रहे हो। आपकी मम्मी जो बना के दे रही है आप वो भोजन खा रहे हो। कभी कदार आप बाहर खा लेते हो, तो आप भोजन खा रहे हो, यानी कि आप न्यूट्रिएंट खा रहे हो। न्यूट्रिएंट खा रहे हो तो आप में ग्रोथ हो रहा है। ठीक है, आप ग्रो कर रहे हो तो आप में ग्रोथ हो रहा है। ग्रोथ होने से क्या होता है कि आप जो न्यूट्रिशन खा रहे हो आप में ग्रोथ हो रहा है। यानी कि अगर आप न्यूट्रिएंट खा रहे हो तो आपको क्या मिल रहा है? न्यूट्रिशन मिल रहा है। ठीक है, न्यूट्रिएंट चाहिए हमें ग्रोथ के लिए, और न्यूट्रिशन क्यों चाहिए? जिस तरीके से हम लोग खाना खाते हैं और बॉडी उसको यूटिलाइज करती है ताकि हमें एनर्जी मिले, उसको न्यूट्रिशन बोलते हैं। ठीक है, तो अगर हम न्यूट्रिएंट खाएंगे, अगर हम पोषक तत्व खाएंगे तो हमें क्या मिल जाएगा? पोषण मिल जाएगा। अब क्या होता है कि एग्ज़ाम में पूछता है व्हाट नेम द कंपोनेंट ऑफ फूड, तो उसका क्या आंसर होगा? प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट्स, फैट, विटामिन्स एंड मिनरल्स। अब बच्चे क्या होते हैं, बहुत सारा स्किप कर जाते हैं, भूल जाते हैं। तो इसको हम लोग कैसे याद करेंगे? P फॉर प्रोटीन, M फॉर मिनरल्स, C फॉर कार्बोहाइड्रेट्स, V फॉर विटामिन्स, F फॉर फैट्स। यानी पापा, मम्मी एंड चाइल्ड वैन में बैठ के कहाँ गए घूमने? फन फेयर गए घूमने। ठीक है, इतना आपको समझ में आया। अब हम लोग बात करते हैं एनिमल न्यूट्रिशन इंक्लूड, यानी एनिमल का न्यूट्रिशन क्या इंक्लूड करता है। इसमें पहला आता है न्यूट्रिएंट रिक्वायरमेंट, यानी कि एक एनिमल को कौन कौन सा न्यूट्रिएंट चाहिए। मूड ऑफ इनटेक ऑफ फूड, इसको किस माध्यम से एक एनिमल किस माध्यम से अपने खाने को खा रहा है। फिर फूड यूटिलाइजेशन इन बॉडी, फूड को बॉडी कैसे यूटिलाइज कर रहा है। फिर आ जाते हैं हम लोग न्यूट्रिएंट के बारे में। तो न्यूट्रिएंट क्या होता है? प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट्स, फैट्स एंड विटामिन्स। क्योंकि हर दिन हमें प्लेट में क्या मिल रहा है? न्यूट्रिएंट मिल रहा है, जिसको कंपोनेंट ऑफ फूड भी कहते हैं। अब आ जाता है डिफरेंट वेज ऑफ टेकिंग फूड, यानी कि कौन कौन से तरीके से जितने भी जीवित प्राणी हैं सृष्टि में किस किस तरीके से खाना खाते हैं। जैसे कि बीज एंड हमिंग बर्ड हैं, वो क्या करते हैं? फ्लावर के नेक्टर को सक करते हैं। भाई क्यों सक करते हैं? क्योंकि नेक्टर ही उनका भोजन होता है। इन्फेंट्स ऑफ ह्यूमन एंड मैनी अदर एनिमल फीड ऑन मदर्स मिल्क, यानी कि इंसान के बच्चे और जानवर के बच्चे क्या खाते हैं? माँ का दूध पीते हैं। स्नेक्स लाइक द पैथन स्वॉलो द एनिमल्स दे प्रे अपॉन, यानी कि सांप जिस खाने को खाना चाहते हैं, सांप जैसे पाइथन जिस जानवर को खाना चाहते हैं वो उसको स्वैलो कर जाते हैं, यानी कि निगल जाते हैं। अब हम लोग बात करते हैं एनिमल के फूड के बारे में, यानी कि एक एनिमल क्या खाता है। अब इसमें क्या होता है कि एक एनिमल प्लांट खाता है या वैसे एनिमल्स को खाएगा जो कि प्लांट खाता है। जैसे कि गोट अगर प्लांट खाता है तो गोट को कौन खाएगा? लायन खाएगा। अगर प्लांट ना रहे तो गोट मर जाएगा, अगर गोट ना रहे तो लायन मर जाएगा। तो ये दोनों बंदे किस पर निर्भर है? डायरेक्ट इनडायरेक्ट वे पे प्लांट्स पे निर्भर हैं।
अब हम लोग थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं। अब हम लोग पढ़ेंगे डाइजेशन की प्रक्रिया के बारे में, क्या आखिर डाइजेशन होता क्या है, पाचन की क्रिया होती क्या है। अब जो भी कंपोनेंट ऑफ फूड हमने खाया, कार्बोहाइड्रेट्स, प्रोटीन, फैट्स, विटामिन्स एंड मिनरल्स, अब उसका ब्रेकडाउन होगा सिंपल फॉर्म में, सिंपल सब्सटेंस में बदला जाएगा। ठीक है, ये कॉम्प्लेक्स सब्सटेंस था, इसको सिंपल फॉर्म में बदलने की प्रक्रिया को डाइजेशन कहते हैं। ये हमारा ह्यूमन बॉडी का फोटो है और डाइजेशन के बारे में हम लोग पढ़ाई करेंगे। कैनाल इज़ डिवाइडेड, ये डिवीजन ऑफ कैनाल्स हैं। ठीक है, इसमें ये हमारा पहला बक्कल कैविटी हो गया, ये जो है हमारा सलाइवरी ग्लैंड हो गया, ये ईसोफेगस है, ये लिवर है, ये स्टमक है, ये पैनक्रियाज, ये स्मॉल इंटेस्टाइन, ये लार्ज इंटेस्टाइन, ये रेक्टम और ये एनस है। अब बारी बारी से हम लोग उसको धीरे धीरे समझते हैं ताकि हमारे स्टूडेंट्स के दिमाग में ये चैप्टर फीड हो जाए। हमने भोजन कहाँ लिया, बक्कल कैविटी में। बक्कल कैविटी में दांत आ गया, जीभ आ गया। ठीक है, हमने मुंह में खाना लिया, फिर चिबाया, फिर वो खाना कहाँ जाएगा, फूड पाइप या ईसोफेगस, यानी कि यहाँ पहुँचेगा। ठीक है, अब क्या होगा, यहाँ से हमारा खाना स्टमक में पहुँचेगा, स्टमक से हमारा खाना स्मॉल इंटेस्टाइन में पहुँचेगा, स्मॉल इंटेस्टाइन से हमारा खाना लार्ज इंटेस्टाइन में पहुँचेगा, लार्ज इंटेस्टाइन कहाँ जाके ख़त्म होता है, रेक्टम में। रेक्टम में अनडाइजेस्टेड फूड स्टोर होता है और एनस से वो बाहर निकल जाता है। ठीक है, Food passes through continuous canals, begins at buccal cavity and ends at the anus. फूड जो है हमारा पास करता है कहाँ से कहाँ तक, फूड हमारा बक्कल कैविटी से होते हुए सब जगह पास होते होते, मैंने आपको बताया ना कि कहाँ कहाँ हमारा फूड पास होता है। फूड पास होते होते कहाँ पर एंड होगा, एनस में अनडाइजेस्टेड फूड बाहर निकल जाता है। ये कंटिन्यूअस कनाल है। ठीक है ना, ऐसा नहीं कि फूड 1 घंटा यहाँ आके रुक जाएगा, 1 घंटा यहाँ रुकेगा, आधा घंटा फिर चल के यहाँ रुकेगा, ऐसा कुछ नहीं है। ये कोई ट्रेन नहीं है कि थोड़ी देर इस स्टेशन पे रुकेगी, उस स्टेशन पे रुकेगी। ये कंटिन्यूअस कनाल है, फटाफट फटाफट अपना काम करती है। अनडाइजेस्टेड फूड हमारे शरीर से टाइम टू टाइम एनस के माध्यम से बाहर निकल जाता है। अब थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं और बच्चे को समझाने की कोशिश करते हैं। हमने पढ़ा कि हमारा जो खाना है सबसे पहले माउथ यानी कि बक्कल कैविटी में जाता है, तो उसमें क्या होता है कि द फूड इज़ टेकन इनटू द बॉडी थ्रू द माउथ। हमारा भोजन हमारे खाने बॉडी में कैसे पहुंचता है, मुंह के जरिए पहुंचता है। फूड को क्या करते हैं हम लोग, दांत से च्यू करते हैं यानी कि चिबाते हैं और फूड का स्मॉल पीसेस कर देते हैं। ठीक है, अब क्या होता है कि हमारे माउथ में सलाइवरी ग्लैंड होता है। अब वो क्या सिक्रीट करता है, वो क्या बनाता है, सलाइवा। और सलाइवा क्या करता है, ब्रेक डाउन कर देता है स्टार्च को शुगर में। हमने जो खाना खाया उसमें स्टार्च प्रेजेंट है, उस स्टार्च को ब्रेक डाउन करके शुगर में बदल देता है। कौन बदलता है, सलाइवा। तो सलाइवा के अंदर एक एंजाइम होता है, उसको क्या बोलते हैं, टाइलिन। और टाइलिन क्या करता है, स्टार्च को शुगर में कन्वर्ट कर देता है। अब हमारा जो खाना मुंह से यानी बक्कल कैविटी से कहाँ पहुँचेगा, ईसोफेगस, आहार नाल या फूड पाइप कह सकते हो। अब क्या होता है कि द स्वैलेड फूड पुशेस इनटू द पासेस इनटू द ईसोफेगस। जो खाना हमने निगला ये खाना आहार नाल में पहुंचा। ठीक है, द फूड इज पुश डाउन बाय द मूवमेंट ऑफ द वॉल ऑफ द फूड पाइप। ये जो वॉल ऑफ द फूड पाइप आप देख रहे हो उसमें मूवमेंट होता है जिसके जरिए खाना जो है धीरे धीरे हमारे स्टमक तक पहुंचता है। सपोज दैट ये हमारा आहार नाल है, अब हमारा खाना यहाँ पर है, अब दोनों जगह से ये प्रेशर क्रिएट होता है, फिर ये खाना हमारा यहाँ आया, फिर वॉल ऑफ दी ईसोफेगस में क्या होता है, मूवमेंट होता है, तो फिर हमारा खाना इधर आएगा, धीरे धीरे करते करते हमारे स्टमक में खाना पहुँचता है। अगर आप पानी को लो और घोटो, अपने गले को आप टच करोगे तो आपको लगेगा पानी जो है वो धीरे धीरे सरक कर नीचे आ रहा है। ठीक है ना, तो वो क्या है, ये मूवमेंट ऑफ द वॉल ऑफ द फूड पाइप है जिसके जरिए खाना जो है हमारे ईसोफेगस से स्टमक तक पहुंचता है। अब क्या होता है कि स्टमक जो होता है हमारा, ये जो स्टमक है इट इज़ अ थिक वॉल, ये थिक वॉल होता है और यू शेप्ड का बैग जैसा स्ट्रक्चर रहता है। ठीक है, इट रिसीव फूड फ्रॉम द फूड पाइप एट वन एंड एंड ओपन्स इनटू द स्मॉल इंटेस्टाइन एट द अदर। ये क्या होता है, इसके 2 गेट होते हैं। पहला गेट में क्या होता है कि ईसोफेगस से ये खाना अंदर स्टमक में आता है और दूसरे गेट से ये खाना कहाँ जाता है, हमारा स्मॉल इंटेस्टाइन में जाता है। तो इसके 2 एंड हो गए यानी 2 गेट हो गए। समझ में आया आपको।
भाई खाना बकल कैविटी से इसोफेगस में आया तो इसोफेगस से जाहिर सी बात है स्टमक में जाएगा, स्टमक से फिर स्मॉल इंटेस्टाइन में जाएगा और आगे क्या प्रक्रिया होगी वो आगे पढ़ते हैं हम लोग। अब क्या होता है कि जो हमारा डाइजेस्टिव सिस्टम होता है वो डाइजेस्टिव ट्रैक्ट और उससे एसोसिएटेड ग्लैंड से मिलकर बना रहता है। डाइजेस्टिव ट्रैक्ट कौन कौन से हो गए, मैंने आपको बताया था कि किस किस माध्यम से हमारा भोजन कैसे कैसे ट्रैवल होता है। बकल कैविटी, फिर इसोफेगस में पहुंचा, फिर स्टमक, फिर स्मॉल इंटेस्टाइन, फिर लार्ज इंटेस्टाइन तक पहुंचता है, फिर रेक्टम में स्टोर रहता है अनडाइजेस्टेड फूड, एनस से फिर वो बाहर निकल जाता है टाइम टू टाइम। तो हमारा डाइजेस्टिव सिस्टम डाइजेस्टिव ट्रैक्ट और उससे एसोसिएटेड जितने भी ग्लैंड होते हैं उससे बने हुए रहते हैं। अब हमने बताया था कि जो भी कॉम्प्लेक्स सब्सटेंस हम लोग खाते हैं उसको सिंपल फॉर्म में बदलने की प्रक्रिया को डाइजेशन कहते हैं। जैसे जो भी हमने खाया, कार्बोहाइड्रेट्स, प्रोटीन, फैट्स, विटामिन एंड मिनरल्स, यानी कि पापा मम्मी एंड चाइल्ड वैन में बैठ के फन फेयर गए घूमने, इन सब सारे सब्सटेंसेस को सिंपल फॉर्म में बदला जाता है। तो कौन बदलता है भाई? लीवर और पैनक्रिया जो है वो सिक्रीट करता है डाइजेस्टिव जूस। लीवर और पैनक्रियास क्या बनाते हैं? डाइजेस्टिव जूस, वही कन्वर्ट कर देता है कॉम्प्लेक्स सब्सटेंस को सिंपल फॉर्म में। ठीक है, अब थोड़ा सा और आगे हम लोग बढ़ते हैं, इंजेशन के बारे में पढ़ते हैं कि इंजेशन आखिर होता क्या है। टेकिंग फूड इनटू द बॉडी, यानी कि हमने खाना खाया वो बॉडी में गया, उसको क्या बोलते हैं हम लोग? इंजेशन। अब आगे हम लोग पढ़ते हैं ग्रेजुअली डाइजेशन ऑफ फूड। फूड कंपोनेंट ट्रेवल्स वेरियस कंपार्टमेंट, फूड ग्रेजुअली गेट्स डाइजेस्टेड। इस लाइन का मतलब ये होता है कि हमारा जो फूड है वो क्या होता है कि बॉडी के सारे कंपार्टमेंट का जो मैंने अभी आपको नाम बताया कि पहले बॉडी हमारा जो खाना है बक्कल कैविटी में गया, फिर इसोफेगस में गया, फिर स्टमक में, फिर स्मॉल इंटेस्टाइन में, फिर लार्ज इंटेस्टाइन में, रेक्टम में अनडाइजेस्टेड फूड स्टोर रहता है, एनस के माध्यम से टाइम टू टाइम हमारा अनडाइजेस्टेड फूड बाहर निकल जाता है। तो ये जितने कंपार्टमेंट में हमारा भोजन ट्रैवल कर रहा है, सारे कंपार्टमेंट में वो ऐसे ही रुका हुआ नहीं रहता है, उसमें सारे कंपार्टमेंट में डाइजेशन होती है, ग्रेजुअली डाइजेशन होता है। आधा डाइजेशन तो हमारे माउथ में हो जाता है। अगर आप मिठाई खाते हो बड़े से टुकड़े को तो आप मुंह में चिबा चिबा के उसको कितने टाइनी पीसेस में कर देते हो, ठीक है ना। तो हर एक कंपार्टमेंट में जब हमारा फूड ट्रैवल होता है तो हर कंपार्टमेंट में हमारा फूड का डाइजेशन होता है। अब हमारे स्टूडेंट बहुत बोर हो गए होंगे डाइजेशन पढ़ते पढ़ते, तो थोड़ा सा टॉपिक से भटकाते हैं आपको माइंड को फ्रेश करने के लिए। अब हम लोग पढ़ते हैं स्टार फिश के डाइजेशन के बारे में, फिर हम लोग पढ़ेंगे ह्यूमन डाइजेशन के बारे में। स्टार फिश किस एनिमल्स को खाती है? वैसे एनिमल्स को खाती है जिसका जो हार्ड शेल ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट का बना रहता है। जिसका सेल किसका बना रहता है? कैल्शियम कार्बोनेट का। कैल्शियम कार्बोनेट कहाँ आपको देखने को मिलता है? अंडे के छिलके में आपको देखने को मिलता है। अब जैसे हार्ड सेल कौन से एनिमल के होते हैं? जैसे टॉर्टोइस के हो गए, कछुए के हो गए, स्नेल यानी घोंगा का ऊपर का बॉडी आपने देखा है बहुत हार्ड होता है, कछुए का हार्ड बॉडी रहता है, अंदर से वो लोग बहुत सॉफ्ट होते हैं, उनका बॉडी बहुत सॉफ्ट होता है। अब क्या होता है कि स्टार फिश वैसे ही जानवरों को खाता है। अब वैसे जानवर को खाने के लिए वो क्या करता है? अपने स्टमक को बाहर निकाल लेता है, पोप्स आउट इज स्टमक, ठीक है, और ईट द सॉफ्ट एनिमल इनसाइड द सेल। और उस सेल जो हार्ड सेल है उसके अंदर जो सॉफ्ट एनिमल है उसको वो खा जाता है। थर्ड स्टेप में कि स्टमक गोज इनसाइड, फिर क्या होता है कि इसका जो स्टमक है वो अंदर चला जाता है, स्टमक गोज इनसाइड, ठीक है। उसके बाद क्या होता है कि फूड इज डाइजेस्टेड। अब उसके बाद उसका फूड डाइजेस्ट हो जाता है और अनडाइजेस्टेड फूड क्या होता है? शरीर से बाहर चला जाता है। यानी अगर आप उसको कहानी के रूप में समझना चाहिए हमसे, तो मैं आपको यही समझा सकती हूँ कि एक थी मछली जिसका नाम था स्टार फिश, और वो ऐसे जानवर को खाती थी जिसका बॉडी कैल्शियम कार्बोनेट का बना रहता था, और उसको एक दिन कछुआ मिल गया। अब उसने कछुए को खाने के लिए अपने पेट को बाहर निकाल लिया। कछुए के अंदर का जो पार्ट होता है बॉडी बहुत सॉफ्ट होता है, उसने उसे खा लिया। खाने के बाद वो क्या हो गया? उसका निकला हुआ पेट अंदर उसने ले लिया, फिर फूड उसका पच गया, अनडाइजेस्टेड फूड शरीर से बाहर निकल गया। आई होप बच्चे लोग बहुत एंजॉय कर रहे होंगे पढ़ते पढ़ते। अब थोड़ा सा हम लोग अपने टॉपिक पर आते हैं। अब स्टार फिश को साइड रखते हैं। अब हम लोग बात करेंगे कि इसोफेगस से हमारा गया खाना स्टमक में, तो स्टमक में क्या होता है कि द इनर लाइनिंग ऑफ स्टमक, हमारे स्टमक में जो इनर लाइनिंग है वो सिक्रीट करता है। वो क्या दो चीज़ बनाते हैं? म्यूकस और हाइड्रोक्लोरिक एसिड।
हाइड्रोक्लोरिक एसिड का क्या काम होता है, वो किल्स द बैक्टीरिया एंड हेल्प्स द डाइजेस्टिव जूस टू एक्ट। किल्स बैक्टीरिया, भाई कौन से बैक्टीरिया को मारता है हाइड्रोक्लोरिक एसिड, हम जो भोजन खाते हैं, ठीक है। अगर घर में खाते हैं तो बहुत सफाई का ध्यान रखते हुए वो खाना बनता है, हाइजीनिक तरीके से बनता है। अगर हम बाहर खा लेते हैं तो अनहाइजीनिक खाना होता है, उसमें सफाई का बिल्कुल भी ध्यान नहीं रखा जाता है, ठीक है। अब जैसे घर में भी हम लोग खाते हैं तो उसमें भी बैक्टीरिया मौजूद होते हैं, ऐसा नहीं कि बैक्टीरिया नहीं होंगे, वहाँ भी थोड़े बहुत बैक्टीरिया होंगे। आपने खीरा खा लिया, अंगूर खा लिया, एप्पल खा लिया बगैर धोए हुए, बगैर हैंड वॉश किए हुए खाना खा लिया, तो आपके पेट में बैक्टीरिया चला जाएगा। उस बैक्टीरिया को कौन मारेगा, उस बैक्टीरिया को हाइड्रोक्लोरिक एसिड मारेगा, ठीक है। अब क्या होता है कि इट हेल्प्स द डाइजेस्टिव जूसेस टू एक्ट, हमारे बॉडी में जो डाइजेस्टिव जूस बना वो उसको एक्टिवेट करता है ताकि वो खाने को अच्छे से डाइजेस्ट कर सके, ठीक है। अब क्या करता है कि म्यूकस जो है हमारे इनर लाइनिंग जो होता है ना स्टमक को, वो प्रोटेक्ट करता है, रक्षा करता है हाइड्रोक्लोरिक एसिड से। भाई क्यों रक्षा करता है हाइड्रोक्लोरिक एसिड से, हाइड्रोक्लोरिक एसिड जितना ही लाभदायक है उतना हानिकारक भी है इनर लाइनिंग ऑफ स्टमक के लिए, इसलिए उसको प्रोटेक्शन चाहिए, प्रोटेक्ट द लाइनिंग ऑफ द स्टमक, ठीक है। नहीं तो वो लाइनिंग ऑफ द स्टमक खराब हो सकती है, इसलिए म्यूकस जो है वो प्रोटेक्ट करता है लाइनिंग ऑफ स्टमक हाइड्रोक्लोरिक एसिड से, ठीक है। अब क्या होता है, अब हम लोग पढ़ेंगे स्मॉल इंटेस्टाइन के बारे में। स्टमक से खाना हमारे स्मॉल इंटेस्टाइन में पहुंच गया। इट इज़ हाईली क्वाइल्ड 7.5 मीटर लॉन्ग, ये 7.5 मीटर लंबा और हाईली क्वाइल्ड होता है, ठीक है। अब हम लोग पढ़ेंगे लीवर के बारे में। लीवर क्या सिक्रीट करता है, क्या बनाता है, बाइल जूस। पैनक्रियास क्या बनाता है, पैनक्रियाटिक जूस। लीवर है स्टमक के पास, पैनक्रियास है स्टमक के नीचे, ठीक है। ये बाइल जूस पहुंचा है स्मॉल इंटेस्टाइन में। अब बाइल जूस क्या करता है, हेल्प्स इन डाइजेशन ऑफ फैट्स। पैनक्रिया से जो पैनक्रियाटिक जूस निकला वो भी पहुंचा है स्मॉल इंटेस्टाइन में, और ये क्या करता है, ये एक्ट करता है कार्बोहाइड्रेट्स, प्रोटीन और फैट्स पे। ये सब क्या है, जो भी कंपोनेंट ऑफ फूड हमने खाया, जो भी न्यूट्रिएंट हमने खाया, प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट, फैट, विटामिन एंड मिनरल्स, वो सारे को वो क्या करते हैं, डाइजेशन करते हैं। तो ये क्या करता है, बाइल जूस किस में हेल्प करता है डाइजेशन में, फैट्स में। और पैनक्रियाटिक जूस किस में हेल्प करता है, कार्बोहाइड्रेट्स, प्रोटीन और फैट्स में एक्ट करता है, उसकी डाइजेशन में हेल्प करता है और उसको सिंपल फॉर्म में बदल देता है। तो भाई ये जो भी हमने नाम लिया कंपोनेंट ऑफ फूड का, वो सारे कॉम्प्लेक्स फॉर्म में थे, तो उसको सिंपल फॉर्म में कैसे बदला गया वो पढ़ते हैं हम लोग। कार्बोहाइड्रेट भी हम खाते हैं, फैट्स भी खाते हैं, प्रोटीन भी खाते हैं, ठीक है। ये सारे कंपोनेंट ऑफ फूड हैं, ये सारे कॉम्प्लेक्स फॉर्म में हैं। अब इसका ब्रेकडाउन करके सिंपल फॉर्म में बदला जाता है। तो कार्बोहाइड्रेट का सिंपल फॉर्म क्या है, सिंपल फॉर्म में बदला गया तो शुगर हो गया, और सबसे शुगर का सबसे सिंपल फॉर्म क्या होता है, ग्लूकोज। तो कार्बोहाइड्रेट्स का ब्रेकडाउन होकर शुगर बना, और सिंपल शुगर सच एज ग्लूकोज, शुगर का सबसे सिंपल फॉर्म क्या है, ग्लूकोज, ठीक है। अब क्या होता है कि फैट्स का ब्रेकडाउन होता है और वो फैटी एसिड और ग्लिसरॉल में बदल जाता है। प्रोटीन का ब्रेकडाउन होकर अमाइनो एसिड में बदल जाता है। अब बहुत सारे अमाइनो एसिड मिलकर क्या बनता है, प्रोटीन बनता है। तो अब आपको समझ में आ गया कि जो भी हमने खाया कंपोनेंट ऑफ फूड, प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट्स, फैट्स, विटामिन एंड मिनरल, वो सारे कॉम्प्लेक्स फॉर्म में थे, और इस सारे कॉम्प्लेक्स फॉर्म को ब्रेक डाउन करने के बाद सिंपल फॉर्म में बदला गया। तो कार्बोहाइड्रेट का सबसे सिंपल फॉर्म क्या हो गया, ग्लूकोज, क्योंकि सिंपल शुगर क्या हो गया, पहले तो कार्बोहाइड्रेट्स का ब्रेकडाउन हुआ तो वो शुगर बना, ठीक है। और सबसे सिंपल शुगर क्या होता है, ग्लूकोज। फैट्स बन गया फैटी एसिड और ग्लिसरॉल में बदल गया, प्रोटीन बदल गया अमाइनो एसिड में। अब ये सारे जो दिखा ना आपको ब्रेकडाउन होने के बाद जो प्रोडक्ट हमें मिला, ये सारा डाइजेस्टेड फूड है, ठीक है। ये सारे डाइजेस्टेड फूड हैं, ग्लूकोज, फैटी एसिड एंड ग्लिसरॉल, अमाइनो एसिड, ये सारे डाइजेस्टेड फूड है। अब इन डाइजेस्टेड फूड का क्या होता है, अब पढ़ते हैं आगे। अब इसका क्या होता है, अब्जॉर्प्शन इन द स्मॉल इंटेस्टाइन, यानी स्मॉल इंटेस्टाइन अब इस डाइजेस्टेड फूड का अब्जॉर्प्शन करती है। कैसे करती है, डाइजेस्टेड फूड now pass into the blood vessel in the wall of the intestine. This process is known as absorption. जो भी डाइजेस्टेड फूड मैंने आपको नाम लिया, ग्लिसरॉल, फैटी एसिड, ग्लूकोज, प्रोटीन बदल के अमाइनो एसिड में बदल गया, यानी कि कार्बोहाइड्रेट बदल के ग्लूकोज में बदला, फैट्स फैटी एसिड ग्लिसरॉल में बदला, प्रोटीन अमाइनो एसिड में बदला। तो ये सारे डाइजेस्टेड फूड कहाँ पास होंगे,
वॉल ऑफ द इंटेस्टाइन में ब्लड वेसल्स होते हैं, वहाँ पर चले जाएंगे और इस प्रक्रिया को क्या बोलते हैं? अब्जॉर्प्शन। अब देखिए क्या होता है, द इनर वॉल ऑफ द स्मॉल इंटेस्टाइन हैव थाउजेंड ऑफ फिंगर लाइक आउटग्रोथ कॉल्ड विलाई। ये हमारा स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर 1000 विलाई लाइक प्रोजेक्शन होता है, आउटग्रोथ होता है, जिसको क्या बोलते हैं? 1000 फिंगर लाइक आउटग्रोथ को क्या बोलते हैं? विलाई। ठीक है, ये हमारे इनर वॉल ऑफ स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर विलाई होते हैं। ठीक है, विलाई का काम क्या होता है? इंक्रीज करता है सरफेस एरिया फॉर द अब्जॉर्प्शन ऑफ डाइजेस्टेड फूड। ये अपने सरफेस एरिया को बड़ा कर लेता है ताकि डाइजेस्टेड फूड का अब्जॉर्प्शन आसानी से हो सके। अगर बारिश होती है तो आप छोटा सा कटोरा लोगे तो कम पानी इकट्ठा होगा। अगर आप बड़ा कटोरा लेके जहाँ बरसात हो रही है वहाँ रख दोगे तो ज़्यादा पानी उसमें भरेगा। इसीलिए विलाई क्या करता है, जब इसको अब्जॉर्प्शन का काम करना रहता है डाइजेस्टेड फूड का, तो वो अपने सरफेस एरिया को बड़ा कर लेता है ताकि ज़्यादा से ज़्यादा फूड अब्जॉर्ब हो जाए। अब क्या होता है कि विलाई हैज़ ए थिन एंड स्मॉल ब्लड वेसल। विलाई के अंदर स्मॉल और थिन ब्लड वेसल होता है। ठीक है, अब क्या होता है कि अब्जॉर्ब सब्सटेंस आर ट्रांसपोर्टेड बाय ब्लड वेसल्स टू डिफरेंट ऑर्गन्स टू दी बॉडी। जितने भी अब्जॉर्ब सब्सटेंस है ब्लड वेसल्स के माध्यम से डिफरेंट ऑर्गन्स ऑफ द बॉडी में चले जाते हैं। ठीक है, स्मॉल ब्लड वेसल्स क्यों रहता है? ताकि आराम से अब्जॉर्ब सब्सटेंस हमारे ब्लड वेसल्स के माध्यम से बॉडी के सारे ऑर्गन में आराम से पहुंच जाए। अब क्या होता है कि हमारा बॉडी जो होता है वो सेल का बना रहता है, तो सेल में ग्लूकोज पहुंचता है। ठीक है, हमने अब आपको बताया था ना कि कार्बोहाइड्रेट ग्लूकोज में बदल जाता है। ठीक है, तो जो भी डाइजेस्टेड फूड था, जो हमने आपको पढ़ाया आपको कि कार्बोहाइड्रेट जो है ग्लूकोज में बदलेगा, प्रोटीन अमाइनो एसिड में बदलेगा, फिर फैटी एसिड एंड ग्लिसरॉल में बदलेगा, वो सारा डाइजेस्टेड फूड था, उसका अब्जॉर्प्शन हो गया। अब्जॉर्प्शन होने के बाद विलाई के पास छोटे छोटे स्मॉल ब्लड वेसल्स थे जिनके माध्यम से ये सारा अब्जॉर्ब हो गया। अब्जॉर्ब सब्सटेंस ब्लड वेसल्स के माध्यम से डिफरेंट ऑर्गन्स ऑफ द बॉडी में पहुंच गया। पहुंचने के बाद क्या होता है कि हमारे बॉडी जो है सेल्स से बना हुआ होता है, तो सेल्स में क्या होता है? ग्लूकोज पहुंचता है। ग्लूकोज पहुंचने के बाद उसका ब्रेकडाउन होता है कार्बन डाइऑक्साइड वाटर में और एनर्जी रिलीज होती है। जब आप खाना खाते हो, सपोज दैट आप सुबह से कुछ नहीं खाए हो, अचानक आपको रात में खाना मिल जाए, तो आप क्या बोलते हो? अरे बाप, जान में जान आ गया खाना खाने के बाद, अब कुछ ताकत आया है, अब हम कुछ काम कर सकते हैं। तो वो क्या प्रक्रिया होती है? यही प्रक्रिया होती है जिसके माध्यम से अगर आदमी को खाना मिले तो उसको एनर्जी मिल जाती है। तो हमारा बॉडी के एक एक सेल में ये ग्लूकोज पहुंच गया, यानी एनर्जी पहुंची, कार्बन डाइऑक्साइड वाटर पहुंचा, मतलब कि सेल जो होता है, सेल में ग्लूकोज पहुंचा, उसका ब्रेकडाउन हुआ कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर में और एनर्जी रिलीज हुआ, जिसके माध्यम से एक ह्यूमन बींग्स को एनर्जी मिलती है ताकि वो अपने काम को आसानी से कर सके। अब क्या होता है कि अनडाइजेस्टेड एंड अनअब्जॉर्ब फूड कहाँ पहुँच जाता है? एंटर हो जाता है लार्ज इंटेस्टाइन में। जो फूड अब्जॉर्ब होना था वो अब्जॉर्ब हो गया। अब बेकार का जो अनअब्जॉर्ब फूड है, अनडाइजेस्टेड फूड है, जो नहीं पच सका है, वो पहुँचेगा लार्ज इंटेस्टाइन में। अब देखिए लार्ज इंटेस्टाइन में क्या होता है कि लार्ज इंटेस्टाइन इट इज़ वाइडर एंड शॉर्टर देन स्मॉल इंटेस्टाइन। ये वाइडर होता है और शॉर्टर होता है स्मॉल इंटेस्टाइन के मुकाबले। अनडाइजेस्टेड फूड एंड अनअब्जॉर्ब फूड क्या होता है कि अनडाइजेस्टेड फूड और अनअब्जॉर्ब फूड का क्या होता है? लार्ज इंटेस्टाइन अब्जॉर्ब वाटर एंड सॉल्ट फ्रॉम अनडाइजेस्टेड एंड अनअब्जॉर्ब फूड। ठीक है, अब क्या होता है कि स्मॉल इंटेस्टाइन बोलता है हमें अब खाने को ऑब्जर्व कर लिया, अब हम पानी और नमक को नहीं ऑब्जर्व करेंगे। तो लार्ज इंटेस्टाइन बोलता है कि ठीक है, हम पानी और नमक ऑब्जर्व कर लेते हैं। तो वो क्या करता है? वो ऑब्जर्व कर लेता है वाटर और सॉल्ट को। अब क्या होता है कि रिमेनिंग जो वेस्ट होता है वो एंटर हो जाता है रेक्टम में और एनस के माध्यम से वो शरीर से बाहर निकल जाता है। तो अब आपको समझ में आया ना कि लार्ज इंटेस्टाइन क्या काम किया? लार्ज इंटेस्टाइन पानी और नमक को ऑब्जर्व किया और जो भी खाना नहीं पच सका, वो बेकार का जो खाना था, रिमेनिंग जो वेस्ट था, वो पहुंचा रेक्टम में। रेक्टम में रिमेनिंग वेस्ट स्टोर रहता है और एनस के माध्यम से वो शरीर से बाहर निकल जाता है टाइम टू टाइम। तो आई होप फ्रेंड्स आप सभी बच्चों को मेरे ये चैप्टर्स बहुत अच्छे से समझ में आई होगी।
इस चैप्टर से रिलेटेड अगर आपके पास कोई भी डाउट है तो आप मुझसे क्लियर कर सकते हैं, कमेंट बॉक्स में आप कमेंट कर सकते हैं। अगर आपको मेरी ये चैनल, मेरी ये वीडियो पसंद आती है तो प्लीज़ आप हमें सपोर्ट कीजिए और फटाफट प्लीज़ सब्सक्राइब माय चैनल। थैंक यू वेरी मच।